हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के साइंस चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के अलग अलग पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। एक्टिविटी फर्स्ट, आपने हमेशा कई चीज़ जो उपयोग में लाए जाते हैं उस पदार्थों की एक लिस्ट बनाइए और उनका एक नेचुरल और एक मैन मेड का कॉलम बनाकर उसको फिल कीजिए। क्या इस लिस्ट में वायु, जल, मिट्टी और खनिज सम्मिलित है? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का हमेशा उपयोग कर सकते हैं? क्या हवा, पानी और मिट्टी मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। क्या पानी एक असीमित साधन है? प्रकृति में कई तरह के संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और हवा। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। वो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के एग्जाम्पल जैसे कि रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, आपके चैप्टर का नेम भी यही है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब खत्म होने वाले एक संसाधन है। एक्टिविटी सेकेंड, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कुछ कंटेनर लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली या भुने हुए चने, टॉफ़ियों से भर दीजिए और अपने स्टूडेंट्स को 7 ग्रुप्स में बांट दीजिए। अब इन ग्रुप्स को 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स वाले एक और ग्रुप में बांट दीजिए। उन्हें पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में लेबल कर दीजिए, जनरेशन बना दीजिए। ये ग्रुप उपभोक्ताओं को निरूपित करेंगे। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी जनरेशन में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा हुआ कंटेनर रख दीजिए। सभी ग्रुप के पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वो अपने समूह के वस्तुओं का उपभोग करें। फिर सभी समूह ऐसे करेंगे। अब जो कुछ शेष बच जाएंगे कंटेनर में, तो उससे सभी समूह में तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखेंगे कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने के लिए मिला है या नहीं कुछ भी। ये भी देखिए कि क्या उस कंटेनर में अब भी कुछ बच गया है। मान लीजिए कि उस कंटेनर के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। सभी समूह का उपभोग हर दिन अलग अलग हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ ग्रुप में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस चैप्टर में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से होता है और इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोल का फिगर दिया गया है। अब हम जानेंगे कोयला के बारे में।
आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। ठंड में आपको ये देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कोयला डाल करके आप गर्मी का एहसास कर सकते हैं। उसको जला करके हाथ सेकते हैं, उसके पास रहने से गर्म का अनुभव होता है। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कोयले का उपयोग कई अलग अलग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है? लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वो वन मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वो संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वो गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदलते गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम और प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले की खान को यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में। आइए हम देखते हैं। देखिए ये कोल माइन है, इस तरह से कुछ दिखता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब कोक क्या है? ये एक कठोर और काला पदार्थ होता है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार क्या होता है? तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। यहाँ कोलतार का फिगर दिखाया गया है कि ये इस तरह से दिखता है कुछ। कोलतार ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग पहले पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले कई पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में और उद्योग जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत के निर्माण की सामग्री, इन सब में होता है। रोचक तथ्य है कि माथ और कई कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही मिलती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोल गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। ये कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे कि मोटरसाइकिलों, स्कूटर और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से मिलता है जिसे कि पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मीन्स चट्टान होता है और ओलियम मीन्स तेल से हुई है, क्योंकि यह जमीन के नीचे की चट्टानों के बीच से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है?
पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब वो जीव मर गए, उनके शरीर समुद्र के अंदर जाकर जम जाते हैं और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों साल में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप, उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को यहाँ दर्शाता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गहरे रंग का एक तेलीय द्रव है, ऑयली लिक्विड है। इसकी गंध अप्रिय होती है, किसी किसी को अच्छी लगती है, किसी किसी को बहुत गंदी लगती है। ये कई संगठकों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, मोम, कई मिश्रणों का होता है। पेट्रोलियम के अलग अलग संगठकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करणीय में संपादित किया जाता है, मीन्स पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग यहाँ टेबल में बताए गए हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम और यूजर्स। एलपीजी का यूज़ घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल का यूज़ मोटर, गाड़ी और शुष्क धुलाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, स्टोव जलाने, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के लिए भी किया जाता है। एंड नेक्स्ट है डीजल। डीजल का भी नाम आप सुनेंगे, पेट्रोल, डीजल, ये सब मोटर, ये डीजल जो होता है वो हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए होता है। इस लुब्रिकेटिंग ऑयल मीन्स होता है स्नेहक तेल। पैराफिन वैक्स, ये मोमबत्ती, वैसलीन, ये सब बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बिटुमेन, ये पेंट और रोड सरफेसिंग के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। सीएनजी। सीएनजी का नाम आपने सुना होगा। ये भी एक नेचुरल गैस है। ये इसका अधिक लाभ ये है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों को ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में कई स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब बूझो कुछ कह रहा है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, ये सब समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला
और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों साल का समय लगता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 साल और चलने वाले हैं। इसके अलावा इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णवहन से भी है। यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णवहन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि PCRA लोगों को सलाह देती है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यही एडवाइस देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार के पेट्रोल या डीजल को बचाएं। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ पॉइंट्स। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और धीमी गति से चलाएं। यातायात लाइटों यानी कि ट्रैफिक लाइट्स पर या जहाँ आपको वेट करना हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए।